नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज जो है हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आपके आएगा। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के अंदर आपने पढ़ा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और बाकी इनके अलावा भी जो कई मेंबर थे, तो एक तो प्रारूप समिति से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, एक वो पॉइंट है। इसके अलावा जैसे इनकी बुक से संबंधित कि इनके द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है, बुक का क्वेश्चन अक्सर इनमें से पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण संस्था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की या उस संस्था का इन्होंने निर्माण किया और इनके द्वारा किया गया कोई भी महत्वपूर्ण कार्य। तो ये तीन चार पॉइंट होते हैं जो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक सी चीजें देखते हैं। देखिए जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को और इनकी मृत्यु है 6 दिसंबर 1956। हालांकि एग्जाम में कोई जन्म या मृत्यु नहीं पूछते, लेकिन आपके ध्यान में रखने के लिए है। कहाँ हुआ था जन्म इनका? महू, मध्य प्रदेश में। पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमा बाई। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में देखिए कई उपनाम से इनको जाना जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता इनको कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था संविधान के अंदर कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो एक प्रमुख संवैधानिक निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। दलितों के मसीहा माने जाते हैं। इसके अलावा भारत का लिंकन भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि लिंकन, मार्टिन लूथर ये वो महान हस्तियां हैं इस दुनिया की जिन्होंने मजदूर वर्ग के लिए या जो निम्न वर्ग है उनके लिए इन लोगों ने बहुत काम किया। तो इस रूप में उपनाम जो है उस रूप में भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता भी इनको कहा जाता है, दलितों के मसीहा कहा जाता है, भारत का लिंकन कहा जाता है और मार्टिन लूथर नाम से भी इन्हें जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा बड़ौदा महाराज जो गायकवाड़ जी थे, उनके द्वारा छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देने से 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश किया। तो यह प्रश्न भी अक्सर आ जाता है कि किनके सहयोग से ये कोलंबिया विश्वविद्यालय गए थे। तो बड़ौदा महाराज थे गायकवाड़। इसके बाद में देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप को निर्मित कर संविधान सभा में रखा। तो संविधान वाले जो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि प्रारूप समिति के अंदर क्या रोल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और देश के पहले जो विधि मंत्री बनते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बनते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि देश के पहले विधि मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये पॉइंट वैसे पहले हो गया था प्रारूप समिति से संबंधित। डॉक्टर अंबेडकर ने निर्धनता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सामाजिक लोकतंत्र यानी जहां जिस समाज के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं हो, सामाजिक रूप से सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, ऐसे समाज की स्थापना के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का इन्होंने समर्थन किया था। और यह समर्थन इन्होंने बहुत पहले ही किया था, बहुत पहले भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि साउथ बोरो समिति जो कि 1918 की है के सामने 27 जनवरी 1919 को कहा कि स्व शासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफी पहले ही इस बारे में चर्चा की थी और कि जो अलग से आरक्षण की मांग कर रहे थे कि स्व शासन की सफलता के लिए दलित जातियों के लिए विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये साउथ बोरो जो समिति है, ये हालांकि आपके लिए वैसे कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से ये समिति क्या है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए उस समय स्वशासन से संबंधित
कि किस प्रकार से जो है वो शासन किया जाए। कुछ तीन छोटी छोटी समितियां अंग्रेजों के द्वारा उस समय भारत में बनाई गई थी। तीन समितियां कौन सी थी? एक तो देखिएगा साउथ बोरो समिति थी। यह समय था 1918 से 19 का। तो तीन समितियों में एक समिति तो थी साउथ बोरो समिति, और इसी का ही दूसरा नाम था फ्रेंचाइजीज फ्रेंचाइज समिति। इसी का ही दूसरा नाम है साउथ बोरो समिति। तो ये फ्रेंचाइज वगैरह इसको और क्यों नाम है, इसमें देखिए दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक तो था ये साउथ बोरो, एक तो ये व्यक्ति है, और दूसरा नाम था फ्रेंचाइज होपवुड। इसके अलावा इसी 1918 से 19 के दौरान दो समितियां और बनी थी, कमिटी ऑन होम एडमिनिस्ट्रेशन। तो होम एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित समिति, और तीसरी एक समिति और थी जिसे हम कहते हैं फिटम, ये भी वो अंग्रेज का ही नाम है, फंक्शन कमेटी। तो ये तीन समितियां हैं, साउथ बोरो समिति, कमिटी ऑन होम एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरी है फिटम, जो है ये फिटम फंक्शन कमेटी। तो कि किस प्रकार से शासन वगैरह किया जाए, क्या सुधार किया जाए, या जो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया जाए, तो इसमें और क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या सुधार किया जाए, इस तरह की चीजों पर चर्चा करने के लिए ये तीन समितियां उस समय बनती है। कौन सा समय है? 1918 से 1919 का समय। तो आपके एग्जाम से जो जुड़ी हुई समिति है वो है साउथ बोरो समिति, क्योंकि इस समिति के सामने 27 जनवरी 1919 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था कि स्व शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो दलित जातियां हैं उनको विधानमंडल में अलग से उनके आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप इसमें ध्यान में रखें। उसके बाद में समाचार पत्र से संबंधित है कि 1923 में बंबई में एक पाक्षिक, जो 15 दिनों से आता है उसको पाक्षिक कहते हैं, एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया आपके लिए। और अन्य समाचार पत्र कौन कौन से थे जो इनके द्वारा समय समय पर निकाले गए? मूक नायक, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र नहीं निकाला गया था या किसका संपादन नहीं किया गया था। तो ये वो प्रमुख महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं जो इनके द्वारा निकाले गए थे। तो कौन से हैं? बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत भारत, और दूसरे समाचार पत्र हैं मूकनायक है, जनता है, समता है, प्रबुद्ध भारत है। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यह महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इस सभा का जो उद्देश्य है वो क्या था? इस सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दलितों द्वारा के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना और दलितों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करना था। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये जो संस्था है ये आपको अच्छे से याद करनी है। और उद्देश्य क्या है ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो जो दलित हैं उनके उद्धार के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना, लोगों को जगाना, और दलितों के मध्य शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य करना। अप्रैल 1925 में डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो यह भी एक पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अप्रैल 1925 के अंदर जो बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर यह स्थान आता था नेपानी, तो यहां पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। हालांकि मैंने इसमें वही पॉइंट ऐड किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मार्च 1927 में महाड़, जिला कोलाबा, महाराष्ट्र में चौदार तालाब से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया था। देखिए जो दलितों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय होता था, हजारों सालों से होता रहा है,
तो जो तालाब से भी पानी भरने की इजाजत नहीं थी, कि जो सार्वजनिक तालाब है उससे दलित जो हैं वो पानी नहीं भर सकते। तो इस चीजों को लेकर के ये सत्याग्रह करते हैं। ये वाला देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा गया है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में, कि महाड़ के अंतर्गत, ये स्थान है जिला कोलाबा महाराष्ट्र में, कब की बात है, मार्च 1927 में, चौबदार तालाब, ये तालाब है, से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर इन्होंने जल सत्याग्रह किया था। सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दलित वर्ग का यह प्रथम सशक्त अभियान था। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दलित वर्ग का प्रथम प्रयास कौन सा था, प्रथम सशक्त, यानी इसका मतलब प्रयास इससे पहले भी हो रहे हैं, मैंने आपको ऊपर बताया। जैसे जो ये सम्मेलन की जो है उसकी सम्मेलन की अध्यक्षता भी करते हैं इन्होंने, जो अलग से थी संस्था उसका भी निर्माण किया था, और भी कार्य कर रहे थे लगातार। 1918 के अंदर आपको वो बता दी समिति, उनके सामने भी इन्होंने अपनी मांग रखी थी। लेकिन पहले ही बार एक मजबूत और सशक्त जो प्रयास जिसको अभियान के रूप में जाना जाता है, वो ये था मार्च 1927 वाला, जो कि जल सत्याग्रह था। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, और इस प्रश्न को मैंने पॉइंट के रूप में यहां फैक्ट के रूप में रखा है। इसे देखिए, महाड़ आंदोलन के नाम से भी कई बार लिख देते हैं, महाड़ आंदोलन, या तो थोड़ा सा इस नाम को ध्यान रखिएगा, ये नाम काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष के साथ सामाजिक रूढ़िवाद की प्रतीक मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। तो मनुस्मृति जो है उसमें, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग कार्य बताए गए थे, शूद्रों को कोई अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था उसमें समाज में, तो उस चीज को लेकर के, और ये ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष के साथ सामाजिक रूढ़िवाद की प्रतीक मनुस्मृति जो है उसे सार्वजनिक रूप से ये जलाते हैं। और शिवाजी महाराज का जय घोष क्यों किया था, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी जो है उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो जैसे बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव जो शुरू किए थे, तो वहां भी जो शिवाजी महोत्सव था तो वो यही था, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी के नाम से। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने सामाजिक चेतना का दूसरा प्रदर्शन मार्च 1930 में भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर जो कि नासिक में है, में प्रवेश के लिए सत्याग्रह करके किया। तो जैसे आपको पता है कि दलितों को मंदिरों में भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। उसमें एक मूवी थी जिसमें जो एक एक्टर है रणदीप हुड्डा, उसने उसमें एक रोल किया था राजा राजा रवि वर्मा का। वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। राजा रवि वर्मा बहुत जबरदस्त भारत के चित्रकार हुए हैं। ये जो घरों में हम फोटो में दिवाली होली पे जो लगाते हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की फोटो एक तरफ, इनके भाई लक्ष्मण एक तरफ, सीता जी, और ये जो पोस्टर वगैरह लगाते हैं, ये सब जो चित्र वगैरह पहली बार उकेरे गए थे, ये राजा रवि वर्मा के। ये जो हालांकि थे पेंटर थे रवि वर्मा, जो कि दक्षिण साइड से थे, केरल से, और वहां के जो राजा था उस राजा ने सम्मान पूर्वक रवि वर्मा को उपाधि दी थी कि राजा, कि जो चित्रकार है वो भी किसी राजा से कम नहीं होता, तब हम उसको कहते थे राजा रवि वर्मा। तो वो जो मूवी थी उसके अंदर ये सीन दिखाया गया है कि दलितों को कैसे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, और पहली बार उनके सामने वो पोस्टर वगैरह जब बाहर लगते हैं, तब वो बाहर से उनके कैसे कि हमने पहली बार हमने भगवान को देखा है, कि भगवान हमारे ऐसे दिखते हैं, हाथ में उनके धनुष
पकड़ा हुआ है, एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ सीता जी हैं। तो मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने सामाजिक चेतना का दूसरा प्रदर्शन मार्च 1930 में भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर, जो कि नासिक में है, में प्रवेश के लिए सत्याग्रह करके किया था। तो पहले वाला जो ऊपर था जल सत्याग्रह वाला, वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला मजबूत कोई अगर प्रयास किया गया था तो वो था जल सत्याग्रह वाला, और उसके बाद में दूसरा है ये। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। देखिए, मैंने ये जो भी घटनाएं हो रही है इनको स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि 1920 में कौन सी घटना है, 24 में कौन सी है, 25 में कौन सी है, 27 में कौन सी है, ताकि आपको ये सारी चीजें कंटिन्यू सीक्वेंस में समझने में थोड़ी ठीक रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। अब ये फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 से 32 के दौरान कहाँ होते थे? ब्रिटेन में। मैंने आपको बताया भी था पहले कि गोल मेज होती थी वहां, जिसके बाहर सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठते थे। तो चूंकि वो गोल मेज होती थी, इसलिए उस सम्मेलन को भी कहा जाता था गोल मेज सम्मेलन। तो भारत से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो प्रतिनिधि के तौर पर जाते थे। तो 30 से 32 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया था, किंतु अंबेडकर जी ने इस कमीशन से सहयोग करने के लिए बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में इसकी कार्रवाइयों में भाग लिया और इसके समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। तो उस समय देखिएगा, आपको साइमन कमीशन, आप जो पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर टॉपिक आता है साइमन कमीशन का, और बाकी एक्ट वगैरह पढ़ते हैं संवैधानिक विकास, वहां भी आता है साइमन कमीशन। तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि उसमें एक भी व्यक्ति जो है वो भारतीय नहीं था। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है वीडियोस में। लेकिन अंबेडकर जी ने जो है वो इसका बहिष्कार नहीं किया कि इस कमीशन से हम कितना सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कमीशन से सहयोग प्राप्त करने के लिए बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जो गठित समिति के सदस्य के रूप में इसकी कार्यवाहियों में वो भाग लेते हैं, साइमन कमीशन की कार्यवाही में, और इसके समक्ष जो है वो साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। तो वही सामाजिक सुधार के लिए जो दलित हैं उनके लिए कार्यों के लिए, ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसमें। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कब की बात है? 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसमें दरअसल कई, अब देखिए, जो अंग्रेजों की नीति मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फूट डालो और राज करो की नीति थी। 1909 का जो एक्ट था उसमें पहली बार इन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से जो है वो निर्वाचन की व्यवस्था की। उनको वोट भी मुस्लिम ही दे पाएगा, मुस्लिम उम्मीदवार को। तो पहली बार सांप्रदायिक के आधार पर इन्होंने निर्वाचन की व्यवस्था की 1909 के एक्ट के माध्यम से। उसके बाद में अंग्रेजों की लगातार कोशिश ये थी कि जो लगातार है इन्हें अलग अलग तरीके से बांटा जाए। तो अब इसमें कुछ 5-6 प्रावधान थे। मेन जो प्रावधान जिसके लिए जाना जाता है, इस सांप्रदायिक पंचायत का नाम जो आता है, वो था कि दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान करके और हिंदुओं से इसको अलग माना जाए। फिर से सुनिएगा, जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में माना जाए और हिंदुओं से इसको अलग मान करके पहली बार इनके लिए भी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का जो है वो अधिकार दिया जाए।
तो इसमें दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पहली बार उन्हें भी पृथक निर्वाचन व प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। अब ये बात, अब चूंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मांग उठा रहे थे। मैंने आपको 1919 वाले में भी बताया था, जो आपको बताया था समिति के सामने, कि उन्होंने मांग रखी थी कि इनको विधानमंडल में अलग से दलितों को आरक्षण दिया जाए। वो इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि ये लगातार जो अंग्रेज हैं हमें जो है वो लगातार बांटने का काम कर रहे हैं, और अब ये और इन्होंने बांटने का काम किया है। तो इस चीज से लेकर के महात्मा गांधी बहुत नाराज होते हैं। वो समझ आते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति है वो अंग्रेजों के द्वारा लगातार अप्लाई की जा रही है। इस पंचाट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। तो ये डेट भी महत्वपूर्ण है, 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। अब ये बात जो है पूरे देश में फैल गई, और गांधी जी 1932 का जो समय चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा उस समय नाम है। पूरे देश को यह पता चला कि गांधी जी ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। हालांकि कई नेता थे, उन्होंने गांधी जी के इस अनशन की आलोचना करते हैं वो, और कहते हैं कि ये इस तरह कोई कोई अच्छी बात नहीं है। जब सभी समुदायों को, चाहे सिख हो चाहे कोई भी ईसाई हो, जब सबको अलग दिया जा रहा है, मुस्लिमों को अलग दिया जा रहा है, तो दलितों को अलग देने में आपको यहाँ समस्या क्यों है? लेकिन गांधी जी जो है वो यहाँ अनशन शुरू कर देते हैं। और इसके बाद में अंबेडकर जी ने इस अनशन पर व्यंग्य करते हुए एक लाइन कही थी, वो भी एग्जाम में आती है, कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, न ही कांग्रेस एक अमर संस्था है। कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो अंबेडकर जी के मन का दर्द है वो यहां निकल करके सामने आ रहा है, कि कितने लोग आए गए, चाहे कांग्रेस, ना ये अमर संस्था है, कोई व्यक्ति अमर नहीं है, कई महात्मा आए और चले गए, लेकिन जो अस्पृश्य लोग हैं वो हमेशा अस्पृश्य ही बने रहे, चाहे हजारों सालों से इस चीज को आप देख लीजिए। तो ये एक लाइन है, आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया कि मैं तो अनशन नहीं तोड़ूंगा। अंबेडकर जी जो हैं उनको इस सांप्रदायिक पंचाट से कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन सब लोगों ने, जो बाकी दूसरे नेता थे, कई महत्वपूर्ण नेता थे इसमें, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सी राजगोपालचारी है, एमसी राजा हैं, ये कई व्यक्ति हैं। और इन्होंने अंबेडकर जी को ये कहा कि आप गांधी जी से समझौता कर लो, और अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरा देश हमेशा आपको दोष देगा। तो अंबेडकर जी को भी लगता है कि अगर वास्तव में इनको कुछ हो गया इस समय, क्योंकि 1932 का जो समय है वो समय है जब पूरे भारत के अंदर गांधी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लोग महात्मा की तरह इनको पूछते थे। तो अंबेडकर जी जो हैं वो फिर मान जाते हैं, और तब होता है पूना समझौता। कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। देखिए, 20 सितंबर को गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, और 24 सितंबर को 4 दिन बाद के अंदर ये पूना समझौता हो जाता है। वहां हुआ था पुणे में, वही है यरवदा जेल। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हो जाता है, किसके बीच में? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच। तो दलित वर्ग की ओर से जो हस्ताक्षर करने वाले थे उस पूना समझौता पे डॉक्टर अंबेडकर जी थे, और हिंदुओं की तरफ से, हिंदू जाति की तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, समझौता था क्या? इस पे देखिए हस्ताक्षर और लोगों ने भी किए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तेज बहादुर सप्रू, वो भी इस समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं। जीडी बिड़ला, राजगोपालचारी हो गए, ये जो
MM जयकर हो गए, देवदास गांधी हैं। तो ऐसे करके कई व्यक्ति थे। MC राजा हैं, CV मेहता है। था क्या पुनः समझौते में कि हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व जो है वो संयुक्त ही रहा, अलग से जो है वो नहीं किया गया। क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर दलित उम्मीदवार है तो उसको वोट भी दलित ही दे सकेगा, मुस्लिम उम्मीदवार है उसको वोट भी मुस्लिम ही दे पाएगा। यह है यहां सांप्रदायिकता से मतलब। तो अब चूंकि प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, अलग नहीं किया गया, तो यही सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो है वो यही था। किंतु महात्मा गांधी जी ने यहां क्या किया कि दलितों को पहले की अपेक्षा लगभग दुगुने स्थान यानी 71 से बढ़ा करके और 148 स्थान पर जो विधानमंडल थे, जो प्रांतीय कौंसिलें थे, उनके अंदर स्थान दिए गए। प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा। अब वो अलग से प्रावधान नहीं था कि कोई दलित उम्मीदवार है तो उसको वोट भी दलित ही देगा, वो नहीं रहा जैसा कि मैकडोनाल्ड चाहता था। तो वहां मैकडोनाल्ड की जो योजना थी सांप्रदायिक पंचायत, वो यहां सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यहां ये पुनः समझौता हो जाता है। और गांधी जी ने वैसे ही 71 सीटों से बढ़ा करके कहा कि मैं आपके लिए 148 स्थान जो है वो देता हूं। तो लगभग स्थान कितने कर देते हैं, दलितों को पहले की अपेक्षा दुगने स्थान कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री ये बनते हैं। तो ये पॉइंट हमने पहले भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में हुई ऐतिहासिक सभा में अपने लाखों अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, ऐतिहासिक सभा के अंदर अपने लाखों अनुयायियों के साथ में ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीजें हैं उनमें फैक्ट ज्यादा हैं, फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं। जब आप बार बार रिपीट करोगे, पढ़ोगे, तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिएगा बुक्स के बारे में बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो अंबेडकर जी ने लगभग 35 से ज्यादा पुस्तकें लिखी थी, लेकिन जो मेन मेन किताबें हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है जिनके बारे में बार बार नाम आता है, तो वो नाम आपको यहाँ लिख के दे रहा हूं। बाकी ये मत सोचना कि जैसे 10 किताबों के मैंने नाम लिखे हैं तो कि इन्होंने 10 ही किताबें लिखी थी। लगभग 35 के आसपास ये किताबें लिखते हैं, 35 से भी ज्यादा थी। तो सबसे पहली किताब है द कास्ट इन इंडिया। ये कब, 1916 में, सन वन आपको ध्यान में नहीं रखना है। द कास्ट इन इंडिया सबसे लोकप्रिय किताबों में से किताब मानी जाती है। मैं इंपॉर्टेंट भी आपको बता रहा हूं कौन कौन सी है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो रुपए की जो समस्या है और उसका उद्गम और इसका समाधान, तो ये किताब भी काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज इतना ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा इसको, कई बार पूरा नाम नहीं आता। तीसरी है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, तो ये किताब भी काफी महत्वपूर्ण है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, तो 1940 में आई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखिएगा इसी समय कह दिया था 1940 में कि भारत पाक का जो विभाजन है वो किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इनका विभाजन निश्चित रूप से होके रहेगा, क्योंकि इनको चीजें पहले ही नजर आने लग गई थी जो उस समय परिस्थितियां बन रही थी। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान। नेक्स्ट है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये पुस्तक है इनकी। और नेक्स्ट है ये गांधी, जीना और रानाडे। रानाडे, गांधी और जीना, तो इस नाम की भी ये पुस्तक है।
ध्यान रखिएगा, रानाडे, गांधी और जिन्ना। नेक्स्ट है हु वर द शूद्रास। इनकी सबसे लोकप्रिय की शूद्र कौन है, शूद्र कौन थे, सबसे लोकप्रिय किताबों में मानी जाती है हु वर द शूद्रास। जैसे पहली वाली थी द कास्ट इन इंडिया, वैसे ये है हु वर द शूद्रास कि शूद्र कौन थे। उसके बाद है द अनटचेबल। तो अनटचेबल वाला ये पुस्तक भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द बुद्धा एंड हिज धम्म। और नेक्स्ट किताब आती है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट पुस्तक है स्टेट एंड माइनॉरिटीज। और उसके बाद है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जो है हैव डन टू द अनटचेबल। तो ये इनकी पुस्तकें हैं और यही नाम इनके लिखे जाते हैं। तो ये देखिए 12 महत्वपूर्ण जो सबसे लोकप्रिय और ज्यादा बार बार रिपीट होने, इसमें से 3-4 तो ऐसी है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मेन मेन इनके अंदर भी कौन कौन सी है, मेन मेन है वो आपको बता रहा हूं मैं। एक तो ये 9वीं पुस्तक ध्यान रखिएगा स्पेशली, और बुद्धा और कार्ल मार्क्स, दो तो ये किताबें स्पेशल ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में एक तो 7वीं किताब हु वर द शूद्रास, ये वाली। और एक ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये। और बाकी शुरू जो तीनों हैं फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, और ये द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, और उसके बाद जो थी द कास्ट ऑफ इन इंडिया। तो ये सारी किताबें जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जितनी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। और तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे और हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।